न जाने क्या है इस कहानी में, आखिर क्यों मेरी आंखें भी रोने पर मजबूर हो गई। बात दरअसल उन दिनों की है जब मैं एक टीम के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्यूटी कर रहा था। मेरे साथ और भी बहुत से लोग थे। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, मगर हमारी ड्यूटी जनगणना करने की लगाई गई थी। उसी बीच मेरी ड्यूटी गणना करने के लिए वेश्यावृत्ति के बाजार में लग गई। सर्वे के बीच मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर काफ़ी देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो मैंने झुंझलाकर दोबारा जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक 9-10 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर रटे रटाए शब्द तोते की तरह कहने लगी, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से उस बच्ची को देखा और उसे आहिस्ता से कहा, बेटा मैं भी वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं जनगणना के सिलसिले में आया हूँ, घर के किसी बड़े को बाहर भेज दो। बच्ची कुछ समझी या नहीं मगर दौड़कर अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद एक सहमी हुई सी औरत दरवाजे पर आई। मैंने उन्हें आहिस्ता से नमस्ते किया और अपने आने का मकसद बताया तो उनके चेहरे पर सुकून सा फैल गया। कहने लगी, आप अंदर आ जाएं, वरना अभी यहाँ भीड़ लग जाएगी। मैं झिझकता हुआ अंदर चला गया। बहुत ही छोटा सा कमरा था। वो औरत भी वेश्यावृत्ति के बाजार की नहीं लगती थी। जब मैंने उनके घर के सदस्यों के बारे में पूछताछ की तो कहने लगी, भाई मुझे यहाँ आए हुए 2 साल ही हुए हैं। मुझसे पहले इस घर में कौन रहता था मुझे नहीं पता। अगर आप चाहे तो मैं एक औरत का नाम बता देती हूँ, आप ये मालूमात उनसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी मुश्किल खड़ी ना हो जाए कि ये ठिकाना भी मुझसे छिन जाए। मैंने अफसोस से उससे पूछा, क्या ये घर आपने किराए पर लिया हुआ है? उस औरत ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, मैं आपको सारी हकीकत बता ही देती हूँ क्योंकि आप मुझे एक भले इंसान लग रहे हैं। मैं एक खाते पीते और इज्जतदार घराने से संबंध रखती हूँ। मेरे माँ बाप का मेरे बचपन में ही स्वर्गवास हो गया। मेरे चाचा बे औलाद थे, उन्होंने ही मेरी परवरिश की। वो बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। चाची भी उनसे डरी सहमी रहती थी। मैं 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, मगर चाचा ने अनुमति नहीं दी। चाची बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने चाचा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचा जी ना माने और 16 साल की कम उम्र में ही मेरी शादी एक खुशहाल घराने में कर दी। शादी के बाद जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। 4 बच्चे हुए। उस बीच मेरे चाचा और चाची तीर्थ यात्रा पर गए तो ट्रैफिक के एक हादसे में उनका स्वर्गवास हो गया। मायके में अब मेरा कोई नहीं रहा था। ससुराल भरा पड़ा था। सबका साझे का कारोबार था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। ईश्वर ने एक बार फिर मेरा इम्तिहान लिया। मेरे पति को फेफड़ों का कैंसर हो गया और 1 साल के अंदर ही वो सबको रोता छोड़ गए। पिता की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने कुछ समय तो बच्चों के खर्चे उठाए, मेरा भी बहुत ख्याल रखा। उस बीच बहाने बहाने से उन्होंने मुझसे बहुत से कागजात पर दस्तखत करवाए। फिर उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा पति तुम लोगों के नाम कुछ भी छोड़कर नहीं गया। हम तुम्हारा और बच्चों का खर्चा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनते ही मुझ पर आसमान टूट पड़ा। काफ़ी हाथ जोड़े, मिन्नतें भी की। मैंने उनके रिश्तेदारों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुमने जिन कागजात पर दस्तखत किए थे उसके हिसाब से वो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे चुके हैं। मैं अनपढ़ थी, उनकी चालें मेरी समझ में कैसे आ सकती थी। और फिर एक दिन बच्चों की आपस की लड़ाई का बहाना करके उन्होंने सुबह सुबह बच्चों समेत मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति के एक दोस्त इस इलाके से 2-3 किलोमीटर दूर रहते थे। मैंने रिक्शा पकड़ा और उन्हें अपनी कहानी सुनाने उनके घर जा पहुंची। उनकी पत्नी मेरे पति के स्वर्गवास पर घर आई थी और कहा था कि कोई परेशानी हो तो जरूर बताना। उसी तसल्ली और आस पर उनके घर गई थी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो लोग 6 महीने पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। छोटे बच्चों का साथ था, कुछ पैसों के सिवा और कुछ नहीं था मेरे पास। बच्चों का पेट खाली था। उन्हें चाट खिलाकर आगे चल पड़ी। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ। यहाँ तक पहुंची तो बच्चे थक चुके थे। मुझ में अब एक कदम बढ़ाने की भी हिम्मत नहीं थी, तो मैं एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। शाम सर पर आ गई, लेकिन मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं रही थी। बार बार रोना आ रहा था। रात कहाँ और कैसे गुजारूंगी? बच्चों को कब तक भूखा रखूंगी? वो बेचारे भी बहुत डर गए थे। कभी रोते कभी खेलने लगते।
इसी बीच एक औरत मेरे पास आई और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हें अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ। शायद तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो कहने लगी, कुछ देर बाद यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी बातें वहीं करेंगे। घर पहुंचकर मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। उसने मेरा हाथ मुंह धुलवाया, बच्चों को और मुझे खाना दिया और खुद बाहर चली गई। कुछ देर बाद आई तो उसके साथ कुछ औरतें भी थी जिन्हें वो मेरे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। सबने बारी बारी मुझे गले लगाया, तसल्लियां दी। फिर उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत ने कहा कि ये वेश्यावृत्ति का बाजार है, अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे और ज़रूरत की हर चीज़ देंगे, मगर तुम्हें यहाँ बहुत राजदारी से रहना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फौरी तौर पर उनके साथ रहने की हामी भर ली। उन्होंने मुझे रहने के लिए न सिर्फ अपने घर के करीब एक खाली घर दिया, बल्कि मेरा सारा खर्चा बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी भी ले ली। हर महीने राशन का सामान मेरे घर डलवाती है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। उनका कहना है कि जब तक बच्चे कुछ बड़े नहीं हो जाते यहीं रहो, और मुझसे कहा कि अपनी बेटी का खास ख्याल रखना, फिलहाल उसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग नहीं आते। उसके लिए हम किसी टीचर का बंदोबस्त करवा देंगे जो उसे घर में ही पढ़ा देगी। वो दुखी औरत 2 साल से वेश्यावृत्ति के बाजार की बदनाम औरतों की मदद से उन्हीं के बीच अपने बच्चों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रही थी। ये कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। इस समाज में ऐसी भी औरतें हैं, दुनिया जिन्हें चरित्रहीन कहती है, लेकिन असल में उनके दिलों में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और उन्हीं जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी जिंदा है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।